महंगाई जिसकी जिम्मेदार यहाँ की प्रदेश की सरकार कांग्रेस की भी है और दिल्ली की सरकार मोदी भी जिम्मेदार है, और साथ ही साथ एक माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यक समाज की, दलितों की, आदिवासियों के पॉलिटिकल लीडरशिप बने, तो ये हमारी कोशिश होगी। अगर आप आपकी कोई भी मेंबर्स जीत रहे हैं तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? तो आप ये बात मान रहे हैं कि कोalition सरकार बन रही है? नहीं तो जब उस वक्त आएगा उस वक्त तय करके आपको बताएंगे मैडम। अभी तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारी पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी के संगठन को और मजबूत किया जाए, अहम जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हो और ये तैयारी चलती रहे। सर 17 तारीख को हैदराबाद में काफ़ी घटना होने वाली। आपने अमित शाह जी को एक लेटर भी लिखा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए, लेकिन वो तो मुक्ति दिवस मना रहे हैं। ठीक है, हम तो उनको लिखे हैं क्योंकि भारत सरकार पहली मर्तबा मोदी की हुकूमत 17 सितंबर के दिन उसको सेलिब्रेट कर रही है, तो हमने कहा कि आप उसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाइए। इंटीग्रेशन एक प्रॉपर वर्ड होगा, अब वो उसको माने हैं या नहीं माने हैं वो उनके ऊपर मुनस्सिर है, मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब हैदराबाद की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त आरएसएस कहीं पर नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी आरएसएस, कहीं पर नहीं थी आरएसएस ना। अब जैसा आज हैदराबाद का जो इलाका है वो कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बाद में उसको लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेट्स बनाए गए, जब तो कहीं नहीं है लोग। तो हर चीज़ को इनको अप्रोप्रिएट करना क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं, तो इसलिए बेचारे कोशिश करते रहते हैं। लेकिन को वो लोग हाइप करना चाहते हैं। किसको? बहरानपल्ली में जो 1948 को। देखिए, मैं आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ऐलान किया था उस वक्त मैंने कहा था कि पंडित सुंदरलाल की एक रिपोर्ट है, जब हैदराबाद में इंडियन आर्मी आई थी, उसको पुलिस एक्शन कहना भी गलत है, जब इंडियन आर्मी आई थी तो बाहर का कोई आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के होम मिनिस्टर और डिप्टी होम मिनिस्टर और कैबिनेट की तरफ से पंडित सुंदरलाल को यह कहा गया कि आप हैदराबाद और उन इलाकों में जाइए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि 16 डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने विज़िट किया और उनके विज़िट के दौरान जनरल जे.एन. चौधरी साहब भी साथ थे जो आर्मी के हेड थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस वक्त हैदराबाद में 20 से 40 हज़ार लोगों का कत्ल हुआ है, उनको मारा गया है। और उन्होंने कई जगह जाकर एविडेंस भी ली, कई जगह जाकर पंडित सुंदरलाल ने लोगों को अमन से रहने की, भाईचारगी पैदा करने की बात की और उन डिस्ट्रिक्ट्स का भी जिक्र किया। और वो रिपोर्ट आज भी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में मौजूद है। उस रिपोर्ट का जिक्र जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राज्यसभा में उसका जिक्र किया गया था और इंदिरा गांधी ने आकर कहा था ये रिपोर्ट के ताल्लुक से ज़्यादा बात नहीं करना बेहतर होगा। तो सच्चाई ये है, और वो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है। और पंडित सुंदरलाल उस वक्त के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े क्रेडिबल नेता थे, बहुत बड़ी उनकी माने इज्जत की निगाहों से उनको देखा जाता। पंडित सुंदरलाल, खाजी अब्दुल गफ्फार, ये सब लोग जाकर विजिट करके रिपोर्ट दी गई थी भारत सरकार को। आपकी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी राजस्थान में एंट्री की है, मुझे लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कितना कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा? कितना कंपटीशन? तो देखिए, अभी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आप लोग माइक लगाने में ही कंपटीशन कर रहे थे। तो कंपटीशन जिंदगी की हकीकत है, उसमें कंपटीशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना। और कंपटीशन होगा, बिल्कुल होगा, हम तैयार हैं उस कंपटीशन के लिए। उसी कंपटीशन में जीतने के लिए हम आए हैं और आते रहेंगे। अभी खाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, खाली नहीं है क्या? प्रदेश कार्यकारिणी का अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपकी कोई कार्यकारिणी ना हो चुका है, हो रहा है और आइंदा भी होगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। वैसे साहब, पश्चिम बंगाल में आप लड़ लिए, उत्तर प्रदेश में लड़ लिए, लेकिन AIMIM को वो सफलता नहीं मिल पाई, जबकि मुस्लिम वोट बैंक राजस्थान की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में राजस्थान में आपको क्या ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी की यहाँ? देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में मैं बोलता रहा कि बीजेपी को समाजवादी नहीं हरा पाएगी। आप मेरे 190 के करीब मेरे भाषण है, जिसमें से 80-90% मैंने इस बात को दोहराया, उसमें सच साबित हुआ। समाजवादी को जितना मुस्लिम वोट मिला शायद ही उनकी हिस्ट्री में इतना मिला होगा। और अखिलेश यादव, मैंने कहा था कि इनकॉम्पिटेंट लीडर हैं, वो नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, सच साबित हुआ। तो अब लोगों में उत्तर प्रदेश में ये अवेयरनेस पैदा हो चुका है कि भाई हमने इनको वोट देकर अपना ही नुकसान कर लिया, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। अब जैसा मिसाल के तौर पर मदरसों को, मस्जिदों को इलाहाबाद में बुलडोज़र लगाया गया, कभी रिएक्ट नहीं किए। तो लोग देख रहे हैं। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, वो 6 सीट खड़े, और वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वहाँ पर बंगाल में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बिहार में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बिहार में सिवान में एक 8 साल के बच्चे को नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें राजद भी है, कांग्रेस भी है, भाई बीच में मत बोलिए, 8 साल का एक लड़के को आपने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 5 दिन से उसकी माँ बेचैन है, अपने बेटे के लिए जुदा कर दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो और हमको गाली देते हैं, आज वो खामोश क्यों है? आज खामोश क्यों है? भाई मदरसों पे सर्वे हो रहा है, खामोश क्यों है? बोलिए ना। नहीं बोलेंगे तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये इनका दोहरा चेहरा है, जो बुरी तरह से लोग एक्सपोज हो रहे हैं। सर बिहार का अच्छा प्रदर्शन रहा, बिहार में इन दिनों में जंगल राज के हालात बन गए। एक आदमी निकलता है, दनादन गोलियां बरसाता है, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, कम से 15-20 घायल। नहीं, बिल्कुल वो उसकी हम कंडेम करते हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि 8 साल के बच्चे को पकड़ लिए, बताइए आप। 8 साल को और पुलिस के बड़े ऑफिसर झूठ बोलते हैं। उसकी माँ बर्थ सर्टिफिकेट मीडिया को दे चुकी है, बर्थ सर्टिफिकेट आ चुके हैं। घरों पर हमले होते हैं। एक 85 साल के एक बुजुर्ग का पैर तोड़ दिया गया। और आप सही कह रहे हैं, वो जो बेगूसराय की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फायरिंग हुई। सही है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। सर एक मुख्य सवाल मेरा है कि जो राजस्थान में आप किस बेस पे लड़ेंगे? और ये जो है यहाँ पे जो बिजली का समस्या, पेट्रोल की समस्या बहुत चल रही है। हाँ, वो तो बोला हो ना, ये महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहाँ के और भी जो पार्टीज है वो भी यहाँ पर अपनी जगह तलाश कर रही है। हाँ। तो आपका किस तरीके से रणनीति रहेगी, किस तरीके से प्लान है? नहीं, अब पहला तो हमारा यहाँ पर आना, पार्टी की कैसा काम चल रहा है उसका जायज़ा लेना, उनसे फीडबैक लेना, फिर हम भी आते रहेंगे। और हाँ, बिल्कुल कंटिन्यूस होगा। और इंशाल्लाह और भी सभाएं होंगी, और बहुत से बड़े बड़े लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, जो राजस्थान में उनका एक मुकाम है, इज्जत है उनकी। सर बिहार में अरे एक सेकंड शांत रहो यार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, क्या आपके पास उनकी तरफ से कोई बुलावा आया या आप उनसे मिलने जाएंगे? और सेकंड सर, एक मिनट, पहला सवाल सुन लीजिए, सेकंड फिर पूछिए। भाई आप तो हमको गाली देते हैं, आप हमको गाली देते हैं। भाई कोई चीज़ बाकी रखी आपने हमको, भाई आपने तो क्या क्या बोलना था बोल दिया हमको। अच्छा ये बोलिए कि अगर हम भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाते तो आप लोग क्या कहते हमको? एक बार नहीं, 2 बार बने, फिर छोड़ा आपने, फिर बन गए। भाई यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म का सेकुलरिज्म एक गाली हो चुकी है। माने आप भाजपा को साथ सत्ता में रहेंगे, गोधरा के वक्त साथ में थे, मुख्यमंत्री बने, फिर छोड़े, फिर उनसे शादी कर लिए, फिर तलाक दिया, फिर किसी और से आपने पॉलिटिकल शादी कर ली। भैया ये आपकी पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर है, और हम एक कमज़ोर समुदाय की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लड़ रहे हैं, तो हमको गाली दी जाती है। तो ये भी तो देश देख रहा है ना इन लोगों को। लेकिन सर अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में भले ही बीजेपी के अगेंस्ट में सरकार बनी, लेकिन वहाँ पे भी कई लीडर्स ने बीजेपी ज्वाइन करना भी चालू करा हुआ है, और गोवा में भी कांग्रेस के कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो इसको किस प्रकार से देखिए, ये हमारा मानना ये है कि आप जनता को धोखा मत दीजिए। जब आप
किसी के मुखालिफत में या किसी की तायीद में वोट लेते हैं तो आप ठहरिए रहिए। अगर किसी का मकसद से सत्ता है तो जनता को समझना चाहिए कि इन लोगों का साथ मत दीजिए। अगर आपका चुनाव लड़ने का मकसद ये नहीं है कि मैं सीमांचल से इंसाफ करूंगा, मैं बिहार के मुसलमानों से इंसाफ करूंगा, दलितों से इंसाफ करूंगा, उन पे तकलीफ जब उठेगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, और अगर आप उन सबको भूल जाएंगे तो फिर आपका चुनाव लड़ना तो सिर्फ अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए है। और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास दौलत है या मेरे को कोई दौलत देगा तो मैं चेहरा बदल लूंगा और किसी का और पार्टी का कपड़ा डाल लूंगा। तो जनता देख रही है। आज आपको फ़ायदा हो रहा, मगर इस बात को मुझे यकीन है कि वो जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। साहब, आज आप जहाँ पर प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए हैं, यहाँ पे विधायक है अमीन कागजी विधायक है, यहाँ पर उनका कल जन्मदिन है, और आज भट्टा बस्ती में जहाँ पर आप संपर्क करने जा रहे हैं वहाँ बेली जोशी विधायक है और मंत्री भी है सरकार में, उनका आज जन्मदिन है। क्या कुछ संदेश चुनावी बिगुल के साथ आप इन दोनों विधायकों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाया हूँ, और मेरा मानना है कि पॉलिटिशियन को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, दूसरे मनाइए। इसलिए कि देखिए, जनता जो है ना, आपके लिए धूप में खड़े होकर, भूखे रहकर, महिलाएं अपने छोटे मासूम बच्चों को गोद में लाकर 1-1 घंटा 1.5 घंटा ठहर कर आप वोट देती है। ये कहीं का बर्थडे है तुम्हारा? आप अपने घर में मनाइए ना, खामोशी से मंगाइए। इसको इवेंट क्यों मनाते आप लोग? इवेंट क्यों मनाते भाई? अगर शुक्रिया अदा करना है तो आपकी माँ का शुक्रिया अदा करिए, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया। मगर ये जो हर चीज़ में हम लोग अपने सेल्फ के लिए, बस कुछ भी हो जाओ, हम जिंदा रहेंगे तो भी हमारा होगा, मरने के बाद भी हमारा पुतला लगेगा, कब तक चलेगा देश में? वो जो आज भारत में 20 करोड़ लोग बगैर खाना खाए रात में सोते हैं, रोज 450 बच्चे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से पैदा होने के बाद या थोड़ी मर जाते हैं, बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, और मैं केक काटूंगा? ये क्या है? ये बताइए। ये तो ठीक नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। मेरे पार्टी में भी लोग मनाते, मगर मेरी पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। मोदी जी चीतों के साथ मना रहे हैं, तो उस पे आप? मोदी जी चीतों के साथ, चीते से लाए गए। देखिए, वो सही आपने कहा है। मोदी जी से जब बेरोजगारी का बात होता तो चीते को पीछे छोड़ देते, तेज भागने में। मोदी जी से पूछेंगे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा, तो मोदी जी चीते से ज्यादा तेज चले जाएंगे, चीन नहीं बोलेंगे। मोदी जी से बोलेंगे पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा तो चीते को भी डिफीट कर देंगे, तेज चले जाएंगे। तो उनकी तेजी इन मामलों में बड़ी है। हम उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, आराम से चलिए, बताइए देश को कि चीन से आपने कहा कि चीन पीछे हट रहा है। भाई कहाँ हट रहा है चीन? डेप्सांग डेमचाक में तो चीन बैठा हुआ है। हाँ, 50,000 हमारी फौज, उनकी फौज खड़ी हुई है, तो इस पे बात ही नहीं करते। तो बहुत अच्छा है। वो मैंने चीता भी देख कर, मैंने ये लेटर वेन में कह रहा हूँ, वरना फिर यूएपीए ना लग जाए मुझके पर, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि ह्यूमर होना चाहिए पॉलिटिक्स में। हम ये देख रहे हैं कि चीता भी मोदी जी की रफ्तार नहीं ला सकेगा, माने उनके बोलने में और उनकी खामोशी में। वो बहुत तेज है। तो अच्छा है चीता लाए हैं। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर का भूपेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करते कि चीता भारत में वो जो लाए वो जिंदा रहे, क्योंकि वो वाइल्ड, उसको बहुत माने ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा है, मगर ये लाइटर वेन में आपसे कहा हूँ, उसको आप हेडलाइन मत बनाइए। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब होंगे, खासतौर पर मोदी जी के सामने? हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब होते नहीं होते हमको उससे मतलब नहीं है। आप उस 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से मिलाइए, सोचिए, वो भी बाप हैं कि एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? भाई आप सत्ता में है, एक 8 साल एक माँ की तकलीफ को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अभी आप जो करते करिए ना, मगर एक 8 साल के बच्चे को तो अपनी माँ से जुदा मत करिए खुदा के लिए। ये कौन सा जुल्म है आपका ये? भाई हर आदमी तो साहिब औलाद हैं, आपकी औलाद, सबकी औलाद है। क्या कोई 8 साल का बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है? ये हम कहना चाह रहे हैं उनसे। वो कामयाब होते नहीं होते वो बाद में देखा जाएगा, मगर वो तो इस नाकाम साबित हुए, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को, 8 साल के बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दिया, उसमें तो नाकाम साबित हुए।
सर, राजस्थान में जिस तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है, फोकस आपका अगले विधानसभा चुनाव पर है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अलावा पार्टी में जो फेस होंगे वो राजस्थान के दूसरी पार्टी से आए हुए लोग भी हो सकते हैं। जिस तरीके से सचिन पायलट पे डोरा डालने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, सचिन पायलट खुद की पार्टी में प्रताड़ित हैं, तो आप भी उस ट्रैक पे जाएंगे? उस ट्रैक पे कहाँ जाएंगे हम? उनके पास तो जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, उनके पास तो कहा जा रहा है कि सीएम जिंदाबाद से हटकर कोई दूसरा नारा लगाएंगे तो देख लिया जाएगा। फिर कोई कह रहा है कि अगर मैं लड़ने पे आऊँगा तो कोई नहीं रहेगा। वो उनको वारों को भाई, हमको नहीं, हम नहीं कर सकते। कहाँ? ये तो वो कांग्रेस पार्टी। ऐसे में सचिन पायलट को आपकी क्या सलाह? हाँ, ऐसे में आप, मैं कौन होता हूँ उनको सलाह देने के लिए? वो क्या मुझसे पूछकर दिल्ली लेकर आए थे अपने विधायकों को? है क्या बात है? इस तरह तो नहीं कहना चाहिए। आप हमारा क्या काम है? आपकी पार्टी से कितनी महिलाओं को खड़ा करेंगे राजस्थान से? और दूसरा हिजाब का जो मामला चल रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? लगातार चल रहा है। देखिए, महिला कैंडिडेट बराबर होंगी, आप मुतमईन रहिए। और 50% देश की आबादी का वो हिस्सा हैं, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है हिजाब का, मेरा मानना यह है कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और कुरान के सूरह अहज़ाब की आयत में उसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया है। तीसरा यह है कि ये हमारा राइट टू कल्चर भी है, आर्टिकल 29 का हिस्सा है हमारे लिए, और इसका भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और चौथा यह है कि हमारा देश एक मल्टी डाइवर्स और मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो हर एक जगह पर एक कल्चरल प्रैक्टिस होती है। तो और पांचवी बात यह है कि अगर दूसरे रिलीजियस सिंबल्स को स्कूल्स में अलाउ किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो ये भी एक, तो इसको क्यों अलाउ नहीं किया जाता है? और महिलाएं जो हैं, अगर कोई मुस्लिम महिला, ये और एक चीज़, ये राइट टू कॉन्शियस भी है, ये संविधान में हिस्सा है। अगर कोई अपना डिसीजन लेकर पहनती है या कोई नहीं पहनता है तो उनको हक हासिल है। अगर कोई पहनता है तो भाई वो सर पर कपड़ा पहन रही है, अपने दिमाग पर नहीं पहन रही है। और आपको बड़ी फिक्र है, नहीं ये बड़ा इससे बैकवर्ड होता है। भाई कभी देश में कोने कोने में जाकर देखो, और अगर कोई हिजाब पहनकर आ रही है लड़की, उसको क्यों रोकना चाहते हैं आप? किसी का राइट हम छीन रहे हैं क्या? भाई अगर मेरे पहनने से किसी का राइट हम छीन रहे हैं तो बताइए किसका राइट नहीं छीना जा रहा है? तो ये चीज़ है। और ये गैर ज़रूरी के कर्नाटका में बीजेपी ने इस इशू को उठाया। पहले भी येदियुरप्पा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे ना, जब नहीं उठा। अब जब ये नए को लेकर आए तो ये उठा दिया इस मसले को उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अब इसको देखिए क्या फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में। वो जब फैसला होगा, जब पता चले। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। ज्ञान व्यापी सर ज्ञान व्यापी पे जो फैसला आया है लास्ट ज्ञान व्यापी में सर, तो जिला, अरे एक बार बाइट हो रही है भाई। हाँ बोलिए सर। ज्ञान व्यापी पे जो फैसला आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया कि ज्ञान व्यापी का जो मामला है वो सुनने योग्य है, उस फैसले को सुना नहीं। हमारा मानना ये है कि वो फैसला गलत है, वो फैसला एक सेटबैक है, वो फैसला प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ 1991 के एक्ट के खिलाफ जाता है। वो फैसला अब फ्यूचर में ऐसे बहुत से मसलों को खोल देगा। वो फैसला भारत में एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है, ये मेरा एप्रीहेंशन है। और छठी बात ये है कि ये जो ज्ञानवापी और काशी का जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था, उसको बढ़ा करके, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुसलमानों से प्रॉपर्टी एक्सचेंज किया है कि भाई हम काशी के इस मंदिर का उसको रेनोवेट कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी दीजिए, हम आपको दूसरी प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं। उसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। जब आप मेरे से प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हैं तो क्या है उसका मतलब? दूसरी बात यह है कि 1880 में खसरा का रिकॉर्ड है जिसमें कहा गया कि मकबूज़े इस्लाम और मस्जिद,
तीसरी बात उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, जो कोर्ट ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया कि 26 फरवरी 1942 को वक्फ बोर्ड की गज़ीट इशू की गई थी कि मस्जिद के नीचे की ज़मीन, घर और नॉर्थ साइड ये वक्फ है। फिर दीन मोहम्मद का एक केस है जिसमें यही बात को कहा गया। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 22 मई के ऑर्डर में कहा था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला आएगा 7 हफ्ते 8 हफ्ते का फ्रीज होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कमेटी, इंतज़ामिया कमेटी इसको अपील करेगी। उन्होंने कहा भी कि अपील करेंगे और ये मसला जाएगा। मगर जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने उस वक्त अपने एक एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि इसके बाद कई ऐसे मसले खुल जाएंगे। वो मैं अनफॉर्चुनेटली मैं सच साबित हो रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद के जजमेंट में खुद ये कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान से उसका ताल्लुक़ है और जो पास में जो हिस्टोरिकल गलतियां हुई उसको हम सही नहीं करेंगे। तो अब ये आप उसको खोल रहे हैं मसलों को। सर, जिस तरीके से मथुरा और कुतुब मीनार को लेकर के अब चर्चा शुरू हुई है, वापस से काशी और अयोध्या की तरफ ये सारा मामला देखिए ये तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि 91 का एक्ट है तो कोर्ट को कहना चाहिए 91 का एक्ट है, अब मत जाइए। मगर ऐसा हो रहा है तो हम देख रहे हैं। थैंक यू।